हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे गुलेन-बेरी सिंड्रोम के बारे में, यानी कि जिसमें पेरिफेरल नर्व की माइलिन शीथ डैमेज होने की वजह से पेशेंट में फ्लैसिड पैरालिसिस, लोअर लिम्स का असेंडिंग वीकनेस, डिस्काइनेशिया, इस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। ये जो गुलेन-बेरी सिंड्रोम है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्व की माइलिन शीथ डैमेज हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इस कंडीशन को, इसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, उनके बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि गुलेन-बेरी सिंड्रोम होता क्या है। तो गुलेन-बेरी सिंड्रोम इज़ द डिजीज़ ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटो इम्यून अटैक ऑफ पेरिफेरल नर्व causing demyelination of peripheral nerve and some cranial nerve, producing flaccid paralysis of lower limbs, ascending weakness, dyskinesia and paresthesia। इसी को हम बोलते हैं गुलेन-बेरी सिंड्रोम। तो गुलेन-बेरी जो हमारा गुलेन-बेरी सिंड्रोम है, ये हमारी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, वो सारी चीज़ें आती हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी पेरिफेरल नर्व, क्रेनियल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं होता, इसमें हमारा सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, जिसमें ऑटो इम्यून अटैक ऑफ पेरिफेरल नर्व, जिसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्व में ऑटो इम्यून अटैक होने की वजह से पेशेंट में पेरिफेरल नर्व की डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ऑटो इम्यून क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, उसका काम क्या होता है कि फॉरेन एंटीजन जैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको मारना, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये होता है हमारा इम्यूनिटी का काम। अब ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल्स हैं या फिर फॉरेन एंटीजन है, और वो क्या कर देगा, हमारी बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसा ही होता है हमारे गुलेन-बेरी सिंड्रोम में, जिसमें पेरिफेरल नर्व में ऑटो इम्यून अटैक होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, पेरिफेरल नर्व और क्रेनियल नर्व की जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम डीमाइलिनेशन बोलते हैं। क्लियर, देखो ये क्या है, हमारी नॉर्मल नर्व है, ठीक है, ये क्या है, हमारा माइलिन शीथ है, और ये जो बीच में इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर। क्लियर, ये तो है हमारी हेल्दी नर्व। लेकिन अगर कोई पेशेंट है गुलेन-बेरी सिंड्रोम का, तो उसमें क्या होती है, उसमें ये जो माइलिन शीथ आपको दिख रही है ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, ऑटो इम्यून अटैक होने की वजह से ये जो माइलिन शीथ है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, अभी माइलिन शीथ कौन बनाता है, ये हमारी स्वान सेल बनाती है। आप सभी को पता है कि जो स्वान सेल्स होती हैं वो हमारी नर्व की माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून अटैक में ये जो स्वान सेल्स हैं ये भी अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो माइलिन शीथ है वो डिस्ट्रक्ट होना, डैमेज होना शुरू हो जाती है। देखो माइलिन शीथ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, माइलिन शीथ हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, अब अगर यही माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो गई है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नर्व में स्प्रेड हो रहे हैं या फिर जो ट्रैवल हो रहे हैं वो या तो स्लो डाउन हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। क्लियर, अब इन माइलिन शीथ के डैमेज होने की वजह से पेशेंट में क्या होता है, लोअर लिम्स में फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। व्हाट इज़ फ्लैसिड पैरालिसिस, मीन्स एटोनिक और ए रिफ्लेक्सिक। एटोनिक क्या होता है, जिसमें मसल्स की टोन जो है वो ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एटोनिक, यानी कि जिसमें जो मसल्स है उसकी टोन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है,
अब्सेंस हो जाएगी टोन की, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं एटोनिक। ए रिफ्लेक्सिक क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्स अब्सेंट होंगे, ठीक है, पेशेंट में रिफ्लेक्स ही नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं ए रिफ्लेक्सिक। तो इसमें सबसे पहले लोअर लिम्स में फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है, लोअर लिम्स बोलो या फिर डिस्टल मसल्स बोलो, उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। मींस जिसमें मसल्स अपना टोन खो देंगी और ए रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पे रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। देन उसके बाद असेंडिंग वीकनेस, ये जो सबसे पहले क्या होती है, पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस होती है उसके लोअर लिम्स में। देन उसके बाद पेशेंट में असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है। असेंडिंग वीकनेस क्या होती है, जिसमें वीकनेस नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। सबसे पहले पेशेंट के क्या थे, लोअर लिम्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद क्या होगा, जो ये वीकनेस है ये पेशेंट के जो हिप वाला एरिया होता है वहाँ की ओर बढ़ेगी। देन उसके बाद पेशेंट का एब्डोमिनल रीजन जो है वो इन्वॉल्व होगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी एरिया जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग वीकनेस, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। देन है डिस्काइनेशिया। डिस्काइनेशिया का मतलब क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्काइनेशिया, ठीक है। अब अगर पेशेंट के लोअर लिम्स में पैरालिसिस हो रहा है तो क्या पेशेंट अपने पैरों को, अपने लिम्स को मूव कर पाएगा, नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काइनेशिया बोलते हैं। और लास्ट है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया में क्या होती है, पैरेस्थीसिया का मतलब होता है नमनेस, यानी कि सुन्न पड़ जाना। तो इसमें क्या होंगे, पेशेंट में नमनेस देखने को मिलती है, ठीक है। पेशेंट की जो लोअर लिम्स हैं, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे क्या होगा, नमनेस देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं गुलन-बेरी सिंड्रोम। गुलन-बेरी सिंड्रोम क्या है, ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है, जिसमें पेरिफेरल नर्व में ऑटो इम्यून अटैक होने की वजह से पेरिफेरल नर्व और क्रेनियल नर्व में डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। इस डीमाइलिनेशन की वजह से पेशेंट में लोअर लिम्स में फ्लैसिड पैरालिसिस, असेंडिंग वीकनेस, डिस्काइनेशिया, पैरेस्थीसिया जैसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलती हैं। इसको हम बोलते हैं गुलन-बेरी सिंड्रोम। क्लियर। अब देन उसके बाद है कॉजेज़ के बारे में, यानी कि ये जो गुलन-बेरी सिंड्रोम हो रहा है इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं होने के। तो सबसे पहला कॉज है एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन। ये जो गुलन-बेरी सिंड्रोम है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसमें चले गया, ऑटो इम्यूनिटी में चले गया, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया नॉर्मल सेल्स को और नॉर्मल सेल्स में ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है ऑटो इम्यून से वही चीज़ है कि हमारी जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है हमारी सेल्स को, और हमारी सेल्स को फॉरेन एंटीजन समझ के उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। देन उसके बाद है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट में गुलन-बेरी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। जैसे अगर पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ABV की वजह से हुआ है। ABV क्या है, एप्स्टीन बार वायरस। अगर पेशेंट में एप्स्टीन बार वायरस की वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो उसको गुलन-बेरी सिंड्रोम हो सकता है। देन उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि अगर पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है किसकी वजह से, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी की वजह से, तो उसमें भी पेशेंट को गुलन-बेरी सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ से जिनकी वजह से गुलन-बेरी सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद है साइनस सिम्टम्स। चलो ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि पेशेंट जो है वो, अब अगर हमारे पास पेशेंट आया गुलन-बेरी सिंड्रोम वाला तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, पैरेस्थीसिया, यानी कि जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ का जो एरिया है वो नम हो जाएगा, ठीक है, नमनेस, यानी कि वो एरिया सुन्न पड़ जाएगा। देन उसके बाद है फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। जो पेशेंट की लोअर लिम्स होती हैं, यानी कि जो पैर हैं, उनमें फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा, जिसमें जो मसल्स हैं वो अपना टोन खो देंगी और इरिफ्लेक्सिव हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट नहीं होंगी। उसके बाद है असेंडिंग वीकनेस, जिसमें क्या होगी, पेशेंट में असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। जो वीकनेस है वो क्या होगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी। क्लियर। देन उसके बाद है पेशेंट पे यूरिनरी डिटेंशन देखने को मिलेगा। देखो यूरिनरी डिटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, अब जैसे जैसे वीकनेस ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है,
जैसे जैसे क्या हो रही है, असेंडिंग वीकनेस हो रही है ना पेशेंट को, तो जैसे जैसे वीकनेस ऊपर की ओर बढ़ रही है तो वो क्या इन्वॉल्व करेगी, अब वो हिप वाले एरिया को भी इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। यानी कि हमारा बेसिक नॉर्मल सी बात है कि हमारा ब्लैडर भी इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होती है, हमारी डेट्रोसॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डेट्रोसॉल मसल होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन पेशेंट में असेंडिंग वीकनेस हो रहा है तो ये जो डेट्रोसॉल मसल्स हैं वो इनमें इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है। अब पेशेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं कर पाएगा, यानी कि जो अपना ब्लैडर है वो उसको प्रॉपर तरीके से एम्प्टी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा, यानी कि जिसमें पेशेंट जो होता है वो कंप्लीटली ब्लैडर को एम्प्टी नहीं कर पाता। उसके बाद है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब देखो जैसे जैसे वीकनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे पैरालिसिस बढ़ रहा है तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगी वीकनेस, तो वो पहले एब्डोमिनल की मसल्स को देन रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इन्वॉल्व करेगी। जब वो रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर देगी तो पेशेंट क्या होगा, सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होना। देन उसके बाद है डिस्काइनेशिया। डिस्काइनेशिया क्या बोला, जिसमें जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो हम वॉलंटरी मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्काइनेशिया। उसके बाद है ए रिफ्लेक्सिया, यानी कि जो पेशेंट में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या होंगे, अपसेंट होंगे, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे, ठीक। तो ये कुछ क्या है, सिम्टम्स हैं जो हमें गुलन-बेरी सिंड्रोम पेशेंट में दिखाई देने को मिलेंगे। उसके बाद चलो ठीक है, अब हमें पेशेंट में सिम्टम्स दिखी, तो अब हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि हाँ एक्चुअल में यही जो पेशेंट है वो गुलन-बेरी सिंड्रोम वाला है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि आपको पहले कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं था, ठीक है। पेशेंट से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं था पहले कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले, उस चीज़ की हिस्ट्री लेंगे, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर जो गुलन-बेरी सिंड्रोम है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। पेशेंट को पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें कि गुलन-बेरी सिंड्रोम डेवलप होने की, इसलिए हम पेशेंट से इसमें कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम लंबर पंक्चर करेंगे। लंबर पंक्चर यानी कि जिसको हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा लंबार एरिया होता है वहाँ से हम नीडल को इंट्रोड्यूस करके CSF को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लंबर पंक्चर को क्या करेंगे, हम CSF को एनालाइज करेंगे, क्लियर। जब हम इसमें CSF को एनालाइज करते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन का लेवल जो है वो हमेशा एलिवेट देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्रीज प्रोटीन लेवल, जिसमें प्रोटीन का लेवल होगा वो हमेशा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो होगा 700 mg/dl से भी ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 700 mg/dl। नॉर्मल जो प्रोटीन का लेवल होता है वो कितना होता है, 15 से 45 होता है, ठीक है, 15 से 45 mg/dl होता है। लेकिन अगर पेशेंट गुलन-बेरी सिंड्रोम वाला है तो उस कंडीशन में ये जो प्रोटीन का लेवल है वो 700 mg/dl से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा CSF में, ठीक है। जब हम CSF को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा 700 mg/dl से भी। उसके बाद चलो ठीक है, हमने लंबर पंक्चर कर दिया। उसके बाद हम और कौन कौन से डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट में, तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होती है, जिसमें हम मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। देखो क्यों, कोई भी मसल्स देखो अपनी मर्जी से तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती नहीं है, जब तक उसको नर्व से सिग्नल नहीं मिलते हैं उस मसल को तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर नर्व ही हमारा अफेक्ट हो गया है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करेगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, ये देखने के लिए कि जो हमारी मसल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है, उस चीज़ को हम मेज़र करते हैं। वो मसल प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो चीज़ चेक करते हैं। देन उसके बाद है नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट को हम NVC भी बोलते हैं, सॉरी NCV,
NCV यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, तो नर्व कंडक्शन टेस्ट को हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम ये चीज़ मेज़र करते हैं कि नर्व में इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम चेक करने के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये कुछ क्या थे हमारे डायग्नोसिस से जो हम गुलेन-बेरी सिंड्रोम में कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि पेशेंट में गुलेन-बेरी सिंड्रोम है या नहीं। ठीक, जिसमें हम पेशेंट में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे जिसमें हमें प्रोटीन का लेवल 700 mg/dl से भी ज़्यादा एलिवेट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे ये देखने के लिए कि मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। नर्व कंडक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसे हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी बोलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि नर्व में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। क्लियर? क्योंकि हमने बोला था ना कि हमारी नर्व में क्या होती है, माइलिन सीथ होती है, तो माइलिन सीथ डैमेज हो रही है। माइलिन सीथ डैमेज हो रही है, इट मीन्स कि नर्व में इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगे। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए हम नर्व कंडक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो हमें पता चल गया पेशेंट गुलेन-बेरी सिंड्रोम वाला है। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो इसका मैनेजमेंट है सबसे पहले प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, पेशेंट में हम प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है। ओके, प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम प्लाज्मा को रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे प्लाज्मा में ही हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मा है उसको हम रिमूव करके नए प्लाज्मा को हम पेशेंट में ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर? उसके बाद है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, IVIG। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन में क्या होती है, इसमें हम बाहर से पेशेंट में एंटीबॉडीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं और जो अंदर की पुरानी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको बाहर रिमूव किया जाता है। ओके, उसके बाद है मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन में रखते हैं क्योंकि इसमें ना पेशेंट को ज़्यादा चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर होने की। तो अगर पेशेंट में ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं जिसमें पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, पेशेंट कफ नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल वेंटिलेशन की। ठीक, तो ये क्या थे, इसकी मैनेजमेंट थी। उसके बाद देखो एक चीज़ ये कि हमने बोला कि गुलेन-बेरी सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें पेशेंट का सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता, यानी कि इसमें जो पर्सन होगा उसकी जो ब्रेन है, ब्रेन अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो उसके ओके रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ऐसा मत समझ लेना कि पर्सन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है तो फिर पर्सन जो है वो सोच नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, वो सारी चीज़ें नहीं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा ब्रेन अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसमें पेशेंट में कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को भी नहीं मिलती है। देन उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन। अब गुलेन-बेरी सिंड्रोम में हमें क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है पेशेंट में, तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। देखो ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट में असेंडिंग वीकनेस हो रही है। अब वीकनेस जो है वो असेंडिंग है, नाम से ही है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो वो पहले एब्डोमिनल की मसल्स को इन्वॉल्व करेगी, देन रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व करेगी। जब वो रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर लेगी, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स क्यों होती हैं, ताकि पेशेंट अच्छे तरीके से सांस ले सके। ठीक है ना, अब अगर रेस्पिरेटरी मसल्स ही इन्वॉल्व हो गई हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स में ही टोन उनका वो एटोनिक हो गई हैं, तो लंग्स क्या प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड हो पाएंगे, क्या पेशेंट सांस ले पाएगा। इस वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। देन उसके बाद है कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया क्या होती है, जिसमें पेशेंट की जो हार्ट होती है उसमें क्या होती है, इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलती है। कैसी? इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, अब ये इरेगुलर हार्ट बीट क्यों हो रही है, देखो वीकनेस बढ़ी, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व हुआ, रेस्पिरेटरी के बाद जस्ट रेस्पिरेटरी के सामने ही हमारी क्या होती है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो फिर धीरे धीरे हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। अगर हमारा हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगी, पेशेंट में कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा, यानी कि जिसमें पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएंगी। क्लियर? तो ये था ऑल ओवर गुलेन-बेरी सिंड्रोम के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।